हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन और बैक टू स्टार्टअप लाइफ। तो आज हम जानेंगे एक ऑडियो बुक के बारे में। बट वो ऑडियो बुक हमारे आप जैसे लोगों के लिए है, लेकिन वो ज्यादातर स्पेशली फोकस करता है ब्लाइंड लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। तो काफी इजी होता है ना ऐसे ऑडियो बुक को पढ़ना और देखना, काफी मजा आता है। तो हम तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट आज जानते हैं कि ऐसा क्यों उन्हें लगा कि एक ऐसी ऑडियो बुक होनी चाहिए जो स्पेशली फोकस करे ब्लाइंड लोगों पे। तो आज हम बात करेंगे उसी के एक ऐसे फाउंडर से जिन्होंने ऐसा सोचा, उनकी टीम ने ऐसा डिजाइन किया कि हाँ एक ऐसी ऑडियो बुक होनी चाहिए स्पेशली ब्रांड लोगों के लिए हो, वो ज्यादा सुन सके, ज्यादा पढ़ सके और उनके स्टडी में वो ज्यादा सपोर्ट करे। क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बस प्रोफेसर पढ़ाते हो अंदाज से पढ़ लेते हैं या तो फिर एक लीप फॉर्म से पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने एक गेस्ट से जिनका नाम है अविनाश सिंह। अविनाश फाउंडर है वीरे के। तो कनेक्ट करते हैं अविनाश को हमारे साथ इस मीटिंग के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। और आप देखिए और जानिए क्या सोचता है स्टार्टअप, कैसे बढ़ता है स्टार्टअप, और आपका स्टार्टअप क्या है जैसे आप बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। आपको पता ही है मेरा नाम चंदन है और ये बेसिक एक इंटरव्यू सेशन है जो जिसका मेन फोकस है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो जो लोग को लगता है कि बाहर से स्टार्टअप की दुनिया बहुत मजेदार है, स्टार्टअप कर लो बहुत पैसा आ जाता है, तो हम उनको बताते हैं कि रियल में स्टार्टअप क्या फेस करता है। क्योंकि जब हम बड़े हो चुके होते हैं तो हर कोई जानता है हाँ स्टार्टअप बहुत बड़ा है, बहुत पैसे कमा रहा है, बट स्टार्टिंग में स्टार्टअप क्या क्या फेस कर रहा है, फंडिंग के लिए, पैसे के लिए, खुद को कैसे सर्वाइव करता है। तो कुछ चीजें क्लियर है, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के लिए जस्ट बताया। तो हम स्क्रिप्टेड कुछ नहीं रखते हैं, जो आपके मन में आप बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी सब चलता है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ओपन होने वाला है। तो मैं बेसिक आपका इंट्रो दे देता हूँ। अभी हमारे साथ अविनाश है। अविनाश फाउंडर है वीरे ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड के। मैं आ रहा हूँ उनके पास भी। तो अविनाश वीरे के फाउंडर हैं और मैं फॉरवर्ड करूंगा अविनाश को, वो अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में कुछ बताए, खासकर अपने स्टार्टअप के बारे में। मेरा नाम अविनाश है और मैं वीरे बुक्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। और मेरे साथ मेरे दोस्त प्रथम बैठे हुए हैं और इधर साइड में मानसी बैठी हुई है। मतलब हमको रिकॉर्डिंग में तो कट कर देना। नहीं, वो लाइव है। तो यही है हम लोग का, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चंदन भाई क्या क्या बताना है? आप सब कुछ बता सकते हैं। पहले तो अपने कंपनी के बारे में बताइए, फिर मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे। अच्छा, हमारी कंपनी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम करती है, जो कि ये है कि हम लोग एक ऑडियो प्लेटफॉर्म रेडी किए हैं। हम कहानी सुनाते हैं चंदन भाई, ठीक है? या जरूर। हाँ, कहानी ऐसी है कि स्टार्टिंग में मैं और हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग को कुछ दिक्कतें आती थी, जैसे कि कंटेंट नहीं मिलता था और किताबें खरीदने का मन नहीं करता था, क्योंकि किताबें किसी को भी खरीदने का मन नहीं करता इस समय, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाए, वही चाहिए सबको। तो हम लोग ऑनलाइन ही खोजते थे। उस समय कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हम लोग के पास। तो ये 2016-17 की बात है। फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में जॉब करने लगा। तो फिर एक ऐप बनाया वेरी नाम से, जो कि एक ई बुक और ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म था। फिर आगे चल के मैंने एक विजुअली इम्पेयर्ड को देखा, यहीं जहाँ चंदन भाई रहा करते थे उसी के आगे, बिरला के आगे ही देखा था। तो फिर उनसे पूछा कि आप लोग पढ़ते कहाँ और पढ़ते कैसे हैं? तो बताएं कि मैं बेचू में पढ़ता हूँ और जो टीचर बोलता है उसी को सुन लेता हूँ, उसी से हो जाती है हमारी पढ़ाई। हम पूछे किताब है, कहें यहाँ तक कि बेचू में भी ब्रेली बुक्स नहीं अवेलेबल। फिर और कोई मोड, तो और कोई मोड नहीं था उनके पास, तो उन्हीं के लिए ऐप बनाया और तभी से ये चलता रहा है। और ये दुनिया का पहला ऐप है जो 100% एक्सेसिबल है और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए स्पेशली। आगे थैंक यू। आप हम कह सकते हैं आपने उस तरीके को सोचा जब आपको लगा कि आपने एक प्रॉब्लम देखी, आपने उसका सोल्यूशन निकाला और लोगों के लिए काम करने का सोचा। सॉरी। लेकिन आज के समय बहुत सारे यूथ हैं, उनको ये प्रॉब्लम दिखती है पर वो इसके बारे में सोचते नहीं है। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो वीरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी वीरे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है या इसे कोई भी पढ़ सकता है? लाइक अगर मैं उसमें कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, या स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है? नहीं, जो चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन मेन फोकस विजुअली इम्पेयर्ड पे ही रखते हैं। ओके। जो हमारे मेन कंटेंट है वो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आप लोग और कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनके लिए स्पेशली कुछ चीजें थी नहीं तो हमने उसके लिए बनाया। लेकिन आप जो भी चाहे वो यूज कर सकता है। आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या रहा इस ऐप को बनाने के लिए? उनसे मिलना, उनसे मिलकर आपने बात किया, उनको सजेस्ट किया ऐसा बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपने फिर डायरेक्ट स्टार्ट किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट किया था हमने रिएक्ट जेएस इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो मुझे आता था और मैंने उस पर ऐप बनाया था। लेकिन जब चलाया तो बहुत बेइज्जती हुई, पूरे हॉस्टल में वो चला नहीं पा रहा था।
तो फिर वो बताया कि तरीके अलग होते हैं इसको चलाने के। हम लोग टॉकबैक के थ्रू चलाते हैं। फिर टॉकबैक समझा, एक्सेसिबिलिटी समझा। उसके बाद एक मालवी जी हैं, उनके कुछ दोस्त थे, मुन्ना जी करके, हमारे पास वीडियो भी होते हैं। उन्हीं को बगल में बैठाया और एआईसी में कुछ मिला नहीं है, टेबल मिला हुआ है, उसी टेबल पे बैठते थे, हम भी बैठते थे। तो वहीं पे बैठ के ये बनाया, धीरे धीरे उनसे पूछते हुए। और ये 7वां या 8वां वर्जन है, तो ये 7-8 बार 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 डिजाइन हुआ। तो आपने कब स्टार्ट किया था ये वीरे का कॉन्सेप्ट, और अभी तक कितना टाइम हो गया इसे? मेरे का कॉन्सेप्ट वैसे तो 2016 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था ये नवंबर दिसंबर में 2019। मतलब आपको 1 साल हो गए और 1 साल में आपने 8 बार चीजों को अपग्रेड किया। मैं बहुत सारे स्टार्टअप से मिला हूँ, वो 1 से 2 बार बात करते हैं, चीजों को अपडेट करते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं बस क्विट कर देना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ वीरे एक परफेक्ट उनके लिए डेफिनेशन होगा कि चीजों को क्विट करने से अच्छा उसे और अच्छा बनाओ। तो हम जैसे हम और चंदन भाई जब लॉन्च करने वाले थे अपनी कंपनी को, तभी ये कोविड आ गया था इंडिया में, और अभी भी लॉन्च करने का सोच ही रहे हैं। तो अभी आपने लॉन्च प्लेटफॉर्म पे है या फिर अभी आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं इसे लंबे समय बाद? ये तो वैसे सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन एक होता है ना लॉन्च की, किसी को बुलाते हैं, सेलिब्रिटी को लॉन्च करते हैं, उसकी मार्केटिंग हो जाती है, वो सब एक अच्छा इनोवेशन करने का आप चीजें। सोच रहे हाँ। हैं। आपको कब ऐसा लगा कि मेरा ये आइडिया यूनिक है, बट इसको मार्केट में लाने के लिए मुझे एक बार चेंज करना है, 2 बार चेंज करना है, तो आपने क्या किया? खुद से चेंज किया, यू सपोर्ट टू मेंटोर से डिस्कस विद टीम? इन सब बीच में सबसे मुश्किल क्या था? टीम को समझा पाना, खुद को समझा पाना, या खुद के ऐप पे ज्यादा काम करना? ये जैसा आपने कहा मालवी जी, तो मालवी जी से बात करी इस ऐप को और ज्यादा डिजाइन करना। सबसे मुश्किल क्या फेस था टीम से लेके कस्टमर तक अगर देखा जाए, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या रहा? सबसे मुश्किल ये रहता है हमारे लिए कि मार्केट को कैप्चर कर पाना, क्योंकि पता नहीं चलता है मार्केट कहाँ पे है, और बिना फंड के चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कि हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हम उसको फॉलो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ फंड रहेगा। ऐसे तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ऐप बनाने में मुझे उतनी दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे लोग, जितने भी जूनियर पेड लोग थे, वो काफी एक्टिव रहा करते थे और कंप्लेन किया करते थे, आपके ऐप में ये प्रॉब्लम है, आपके ऐप में ये प्रॉब्लम है। आपको हम इसी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं। 3 जनवरी को फोन आया 2021 को, किसी आपका कॉपीराइट वाला चेंज नहीं हुआ है, 19 और 20 दिखा रहा है, 19-21 नहीं दिखा रहा। तो हम कहा अच्छा ठीक है, हम उसे भी चेंज करते हैं। तो हमारे यूजर काफी एक्टिव है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मार्केट करने में दिक्कत हो रही है चीज, जो कि फंड की वजह से है, और कोई तो दिक्कत तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि अभी हम कई स्टार्टअप्स को देखते हैं, वो अपने मन का कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो बस चीजें बना दी हैं, उनको बेचना है, वो एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें स्टार्टअप करना है, कि कोई प्रॉब्लम लेके नहीं चल रहा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चंदन भाई कई लोगों को जानते हैं। नहीं, मैं कई लोगों से मिला हूं, मैंने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं पिछले कुछ दिनों से, वो भी आएंगे धीरे धीरे। अभी मैं दिल्ली का बता रहा हूँ कंडीशन, यहाँ पे ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बट उनका सिर्फ एक मोटो होता है, इनक्यूबेट हो जाओ, फंडिंग उठा लो, पैसे आ गए, दैट्स इट, फिर हम देखेंगे बाद में कितना करना है। और 1 से 2 से 3 साल के बाद वो बंद करते हैं, फिर किसी कंपनी में जॉब करते हुए दिख ही जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये फंडिंग वाला आइडिया जो झोल है, ये जो आज के स्टार्टअप को लगता है, जो आप अभी फेस कर रहे हैं, ये कितना लंबा का समय जाता है? कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ, कुछ लोग कहते हैं 1 ईयर, कुछ कह रहे हैं कि 2-2 साल से बैठे फंड नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है इस पे, आपके क्या एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, जैसे कि आईटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने में पूरा 1 साल तो लग ही जाता है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास बैकअप होना चाहिए। ये नहीं कि पापा के पैसे से चला रहे हैं या फिर घर के पैसे चला रहे हैं। जैसे कि मेरे सेविंग्स थे तो लगभग 2 लाख के करीब में तो लगे ही नहीं, भले ही वो कुछ भी हो। अभी मेरा खुद का खरीदा हुआ कंप्यूटर है। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि अपने पापा से 1-2 ठे कंप्यूटर खरीदवा लें और उसके लग जाए, तो वो एक तरह का बेस्ट है। आप पहले एक्सपीरियंस लो, उसके बाद कुछ चीजें शुरू करें। आपको अगर कही जाए टीम की है, ठीक है, लाइक अभी आपने कहा मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स है, तो आप अगर टीम कभी हायर करते हैं, तो आप भी क्या वो बाकी का बड़ी कंपनियों का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, या आप फॉलो करते हैं सिंपल कि आप मार्केट में कितना एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं? वैसे
मैं आपको सही सही बताऊं तो हम लॉयल लोगों को खोजते हैं, जो लोग लॉयल हैं। और क्योंकि चीजें तो हम खुद ब खुद सिखा देंगे, लेकिन लॉयल्टी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या है कि कोई बहुत ज्यादा डिग्री लेके आएगा, वो उसको फील्ड में उतारेंगे, कहेंगे जाओ बेच के आओ। तो उसकी एक मानसिकता होती है कि हम इतने बड़े जगह से आए हैं और इसको बेचने जाएंगे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बस लॉयल होने चाहिए और एक अच्छा नेचर होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत हमें नहीं लगती है किसी चीज में। हाँ, और ऐसा भी ना हो कि उनको कुछ भी ना आता, जैसे अगर कुछ राइटिंग लिख कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो। लेकिन हाँ, कोई डिग्री मायने नहीं रखती है, स्किल्स होना चाहिए। मतलब अगर आप आप भी उसी क्राइटेरिया में है जो कुछ स्टार्टअप कहते हैं, लाइक जोमेटो और बाकी कहते हैं कि क्वालिफिकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस भी जरूरी है, बट आपको बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं हमेशा पूछना चाहता था और आज पूछ भी ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये सवाल होता है। आप जो काम कर रहे हैं ये सच में बहुत यूनिक है, लेकिन हर बार ये डाउट होता है कि आप इस काम को एनजीओ के थ्रू कर सकते थे या एनपीओ के थ्रू, फिर कंपनी क्यों बनाई आपने? सही बता दूं, हमें पता नहीं था कि कंपनी क्या होता है, एनजीओ क्या होता है, उतनी जानकारी नहीं थी। तो वैसे स्टार्टअप ही है ये सोशल कॉज के लिए है, तो सोशल एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे आप हमको। तो हम क्या कर सकते हैं कि एनजीओ में क्या होता है, वही डोनेशन में जाना होता है, तो काफी दिक्कतें वहां पे भी होती है और हमें आता भी नहीं। कंपनी तो एक तरीके से पढ़ के चलाई जा सकती है, एनजीओ का नहीं पता कैसे चलता है, तो हमने कंपनी खोल, एनजीओ भी है के बारे में कभी और बताएंगे। वीरे में क्या आपने वो रेफर सिस्टम भी डाला है कि हाँ, अगर कोई जैसे मान लीजिए मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं या जो लोग शेयर करते हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ मैं वीरे किसी को शेयर कर सकता हूँ, तो क्या उन्हें कुछ बोनस मिलेगा? या जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है रेफर करो और अर्न करो, तो समथिंग ये सब भी क्या फ्यूचर में ऐड करेंगे या आपने ऐड कर दिया है? नहीं, हमने जो अभी तक पाया, हमने हर एक चीज एक्सपीरियंस से ही पाई है और उसी को यूज करते हैं। तो अगर आप, हमारा दो प्लान है, वीरी प्रो और वीरी प्लस, तो उसमें भी देखेंगे 200 रुपये मंथली और 2400 रुपये ईयरली। तो बहुत लोग हमसे कहते हैं कि 2400 रुपये की जगह आप 2300 या 2000 भी रख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो यूजर है वो क्या करता है कि या तो मंथली पे कर पाता है, एक महीना पढ़ेगा, 2 महीने नहीं पढ़ेगा, फिर तीसरे महीने जरूरत पड़े तो फिर पढ़ लिया। और नहीं तो कुछ लोग के जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्टली 1 साल का पे कर दे। तो वो मेरा यूजर, हाँ एक और चीज पता होना चाहिए कि जो यूजर है वही बायर भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे तो स्टूडेंट हैं जो यूजर हैं, लेकिन बायर उनके फैमिली वाले हैं, तो हम उन पे डिपेंड रहता है। तो हाँ, ये भी कोई रेफरल सिस्टम तो भी नहीं रखा है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ये स्टडी के लिए है और नहीं रखा है। तो आप एक एक थोड़ी सी पर्सनल क्वेश्चन होगी। बेसिकली मैं देखता हूँ जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, लास्ट इंटरव्यू मैंने कंपनी के साथ करी थी कुछ दिनों पहले, दिल्ली की बेस्ट कंपनी है। तो हर स्टार्टअप में मैं देखा हूँ फाउंडर्स अपनी सैलरी बहुत बढ़ा के रखते हैं, स्पेशली फाउंडर सीईओ, जिसके कारण कंपनी जितना अर्न नहीं करती है उतना वो बर्न कर देती है सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी पे। तो आप बाकी स्टार्टअप को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चीजें होनी चाहिए? आपने भी कुछ ऐसा सोचा है या आपने कुछ निकाला है कि नहीं ये इस लेवल पे ही होना चाहिए? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो क्वेश्चन काफी सही है। मैटर ये नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है, जिसका जितना काम रहता है सैलरी उतनी ही होनी चाहिए। और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि सैलरी आप कितनी रख सकते हैं। या आप ये भी सोच के रखो कि जैसे आप इस स्टार्टअप में आप कितना इसको इन रिटर्न दे रहे हो। अगर इन रिटर्न उतना नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपकी सैलरी ज्यादा रखने से कोई फायदा नहीं हो, एक तरह का बर्डन। और आप कहीं भी काम करते हो तो अपना ग्रोथ होता रहता है उसमें, तो अपने ग्रो होने के लिए काम करो। और जरूरी नहीं कि आप हमेशा सैलरी के लिए काम, सैलरी एक फैक्टर है, सैलरी फ्यूल की तरह है, वो रहेगा तो ही आप चलोगे। लेकिन गाड़ी में फ्यूल उतना ही पड़ता है जितने में उसकी टंकी रहती है। तो आप देखो कि वो फ्यूल बाहर तो नहीं गिर रहा है कहीं, उस फ्यूल से आपकी गाड़ी तो नहीं जल रही। तो आप अपने कंपनी के हिसाब से चलो, ऐसा ना हो कि, हाँ जैसे हम अपना ही एग्जांपल देते हैं कि हम कभी सैलरी लेते हैं कभी नहीं लेते, वो म्यूचुअल पे है, कभी हमको जरूरत पड़ता है कभी मेरे पार्टनर को जरूरत पड़ता है, तो वो ऐसा चलता है। तो स्टार्टअप एक फैमिली की तरह होता है। अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो तो आप देखोगे कि फाउंडर ही कभी ज़्यादा लेट आता है, फाउंडर ही डिस्टर्ब है और फाउंडर ही मजाक कर रहा है। तो फाउंडर या कभी फाउंडर ही सीरियस नहीं होता है। तो स्टार्टअप और कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर दिखाने के लिए स्टार्टअप में लेके आते हैं, हम तो नहीं लोग आपको पता होगा।
तो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टार्टअप काफी अलग है। स्टार्टअप आप एक फैमिली बिजनेस की तरह समझ सकते हो कि एक फैमिली बिजनेस है, और जितने भी लोग हैं भले ही वो अलग धर्म के हों, अलग जगहों के हों, और अलग अलग क्वालिफिकेशन उनकी, लेकिन करना यही चाहिए कि फैमिली की तरह कि आप सपोर्ट करो। अब बड़ा होगा तो पैसे तो आएंगे। एग्री। प्रथम, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे जुड़े, वीरे के पास कैसे आए, या आपने वीरे से कैसे स्टार्ट करी, या फुल टाइम है या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं इस पे? एक्चुअली मेरे कॉलेज में मतलब इंटर्नशिप के लिए मैं यहाँ पे जुड़ा था। तो मैं इंटर्नशिप पे पहले 6 मंथ्स किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया का। तो फिर मैं जुड़ता रहा उनके साथ, और भैया भैया ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो किसी ने नहीं बताई थी। तो फिर अच्छा लगने लगा, फिर मैं भैया के साथ ही जुड़ गया। ओके, तो आपसे आपसे दो नजरिए से पूछते हैं, क्योंकि क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं करी, आप एक फाउंडर के साथ रहे और आपको लगा कि हाँ ये आइडिया अच्छा सा ग्रो करना चाहिए। क्या लगता है एज ए एम्प्लॉयर या एज ए टीम मेंबर, ठीक है, जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो कितना जरूरी होता है उसको समझ पाना, या आप अपना फ्यूचर कितना देखते हैं फिर उसके बाद वीरे के साथ? क्या होता है स्टार्टिंग फेज में, होता ही ये है कि हम लोग उतना प्राइवेसी नहीं रखते हैं। हम लोग हर एक चीज जो भी आता है उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा रहेगा हमारे पास। इसलिए क्वेश्चन और आपसे नहीं था, ये क्वेश्चन प्रथम से था। वो बताए कि वो क्या सोचता है अपने फ्यूचर का। फाउंडर के पास सारे अलग, क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रथम बता। नहीं, जैसे मेनली कि स्टार्ट जब मैंने किया था तो भैया मुझे सब कुछ बताते थे, हर एक चीज़ में हेल्प करते थे, और कंपनी से रिलेटेड तो होती ही थी। लेकिन एक भैया का था नेचर था बहुत, मतलब हम लोग एकदम कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी। तो फिर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हाँ रहा। वही, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस लास्ट है, बेसिकली मैं पूछ लेता हूँ। तो अगर कोई चाहता है कि हाँ आप उन लोगों का सपोर्ट करें और वो आपको डोनेशन देना चाहता है, वो चाहता है कि लाइक मैं एक पेरेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बच्चा तो ठीक है लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं देख सकता है, और वो आपको सपोर्ट करना चाहता है या डोनेट करना चाहता है कि आप दो एजुकेशन या एक ऐप का एक्सेस किसी बच्चे को दो, तो क्या आपने उसके लिए भी कुछ ऑफर्स किए हैं, या ऐसा बनाया कि वो ऑफर कर सकता है, कोई किसी को स्पॉन्सर कर सकता है उसकी स्टडी के लिए? हाँ, वो आउटर में कर सकता है, हमें डायरेक्ट डोनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी को गोद लेना चाहे, किसी बच्चे को गोद लेके पढ़ाना चाहे तो वो कर सकता है। और दूसरों की फीस दे सकता है, वो ये तो बिल्कुल कर सकता है। ये भी कर सकता है कि हमारे प्लेन्स खरीद के किसी बच्चे को चाहता है देना तो दे सकता है। आप कोई मैसेज लेकिन देना चाहेंगे, कोई भी मैसेज देना चाहेंगे हर किसी को जो भी सुन रहे हैं या जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं? बेसिक अभी हम जो हमारा पूरा फोकस है वो ऐसे लोग साथ जो सिर्फ स्टार्टअप से काम कर रहे हैं। लाइक अभी कुछ दिनों पहले, कल की बात है, हम एआईएम से मीटिंग कर चल रही थी हमारी, तो यही बात हो रहा था कि जो क्लास 8 के बाद अगर बच्चे स्टार्टअप करने लग रहे हैं, क्लास 8 से वो सोचने लगते स्टार्टअप करेंगे, ये करेंगे। स्कूलों में भी अटल इनोवेशन सेंटर खुलना शुरू हो गया है जो क्लास 8 से 12 के लिए हो रहा है। तो ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो लगता है कि हाँ कुछ अलग है, या कोई स्टार्टअप की दुनिया में आ रहा है तो उसे क्या क्या के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्या ये चीजें होगी उनके साथ? देखिए क्या है कि इसलिए स्टार्टअप मत कीजिए कि आपको स्टार्टअप करना है। जैसे हमारे और चंदन भाई का एग्जांपल देता हूँ, हम लोग को नहीं पता था कि स्टार्टअप करने के लिए कंपनी खोलना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो शायद आप लोग ये जानते हो कि स्टार्टअप के लिए कंपनी खोलना पड़ता है या स्टार्टअप क्या है। लेकिन आप स्टार्ट करो किसी प्रॉब्लम से, और ये भी जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम आप सोचते हुए बैठ जाओ। कोई प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये प्रॉब्लम ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता। आपका खुद का कोई प्रॉब्लम है, आपने खुद में कुछ प्रॉब्लम किया है तो, या प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको दूर करने के लिए स्टार्टअप करो। ये नहीं कि केवल स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप करो। और मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले एक्सपीरियंस लो, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होती है। किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। एक्सपर्ट ना भी हो तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट हो करने का, उस चीज को लेके आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि सबको स्टार्टअप करना चाहिए। हाँ ये सही है कि इंडिया में ज्यादा स्टार्टअप रहेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा, लेकिन आप उसके चैलेंजेस भी देखो, लोगों से मिलो, और जो है। हाँ चलो, सो ये तो फोन आ गया। कोई नहीं। तो एक एक मैंने अभी कुछ दिनों की पहले बता रहा हूँ, एक बंदा है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एक बंदा है, उसने 4 स्टार्टअप करी, चारों फेल हो गई, ठीक है, एंड वो तब भी ट्राई कर रहा है, एंड आई अप्रिशिएट कि वो ट्राई कर रहा है। बट आपको क्या लगता है, फैमिली प्रॉब्लम जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है आपके
एक स्टार्टअप की तरफ फोकस करते रहने का, वो कितना हद तक जरूरी हो जाता है? या फैमिली को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो या स्टार्टअप को प्रायोरिटी देना चाहते हो या बीच में फंस जाते हो, उस समय क्या डिसाइड करना चाहिए? देखिए, पहले तो आप कोई चीज स्टार्ट किए हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में कि हाँ, पैसे ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है, आपको उसमें बिलीव है कि हाँ वो आगे चल के अच्छा कर सकता है या ये होनी ही चाहिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई साइड भी बाई साइड भी देखते रहें। और जिसने 4 स्टार्टअप बंद कर दिए, वो जरूरी नहीं है कि वो रुके, तो सही है उसके लिए कि वो आगे बढ़ता जाए। हाँ, रुकना कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही क्विट करना कोई ऑप्शन होता है। तो हमेशा प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कतें आ रही है, जैसे मान लीजिए कि पैसों की दिक्कतें आ रही है, तो हो सके तो आप ट्राई करो कि साइड में कुछ ना कुछ करते रहो और अपने स्टार्टअप को भी लेके चलो। और बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम है तो आप स्टार्टअप को ही एक साइड लाइन में डाल दो, लेकिन उसको ज्यादा ज्यादा हॉल्ट पे डालना, उसको रोकना नहीं चाहिए। उसको आप करते रहो, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। हो सकता है आप 6 घंटे जॉब करो, उसके बाद कुछ करो, या फिर 8 घंटे जॉब करो, उसके बाद स्टार्ट करो, या फिर स्टार्टअप करते करते कुछ भी कर सकते हो। तो या और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि चंदन भाई को पहले टेक्निक कुछ नहीं आता था, अब ये वेबसाइट भी बनाते हैं। तो आप सीखते भी रहो, कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहो, एक दूसरे से मिलते रहो। तो पिछले और 5 इंटरव्यू का छठे इंटरव्यू मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई बंदा है तो मेरी इंटरव्यू ले रहा है, डायरेक्टली मेरे बारे में बता रहा है। ओके, हाँ ये मैं मानूंगा कि देना स्टार्टअप मुझे टेक नहीं आता था, अब मैं वेबसाइट बना लेता हूँ और अच्छी बना लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं, बट हाँ बना लेता हूँ। आजकल थोड़े मोड़े डिजाइनिंग विजाइनिंग भी सीख लिया, कैनवा उनवा सीख लिया अच्छा खासा। तो द क्रेडिट गोज टू अविनाश ने मुझे सब कुछ सिखाया है इन सब चीजों में। तो अविनाश बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और जो भी ने देख रहे हैं उसके लिए भी। सो हम यही उम्मीद करते हैं वीरे बहुत जल्द हर किसी के पास हो, उनके पास हो जिन्हें सच में इसकी जरूरत है और ज्यादा ग्रो करें। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा आपको आज ये और कंटेंट? हर अच्छा हर लगा? महादेव। वीरे और हमारे वर्क अच्छे लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे इंटरव्यूज होने चाहिए जिससे आप कुछ सीख सके, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल स्किप करिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, जानते चाहते हैं लोग उससे जाने, तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड देन स्टार्ट न्यू जर्नी विद चंदन एंड स्टार्ट लाइफ।